बच्चे आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में आपका अभिनंदन है। आज शुरू करते हैं स्वर। देखिए हमने वर्ण विचार भाग 1 में क्या पढ़ा था कि वर्ण क्या होता है और उसकी छोटी इकाई क्या होती है, सबसे भाषा की छोटी इकाई क्या है, भाषा की सार्थक इकाई क्या है, इस बारे में हमने बात की थी। आज हम पढ़ेंगे स्वर। और स्वर क्या थे बच्चे कि उच्चारण की दृष्टि से वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया गया था। 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक तो था हमारा स्वर, दूसरा था व्यंजन। तो उच्चारण की दृष्टि से इनको विभाजित किया गया था, बांटा गया था। तो पहला जो हमारा स्वर आता है, स्वर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बच्चे, स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के समय, यानी कि बिना किसी रुकावट के साथ होता है, सीधा मुंह से निकल जाते हैं, बिना रुकावट के मुंह से बाहर आ जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहते हैं। या दूसरी भाषा में कहेंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें क्या कहते हैं बच्चे? स्वर कहते हैं। यानी कि ये अपने आप में स्वतंत्र हैं और इनको किसी की सहायता नहीं चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे बच्चे? हमारे स्वर कहलाएंगे। हमारे स्वर होते कितने हैं बच्चे? हमारे स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ आदि। ये हमारे 11 स्वर हैं बच्चे। जो हमारा अंग आता है और अह आता है, जब बच्चे को शुरू में स्वर सिखाए जाते हैं तो ये स्वर भी हमारे क्या होते हैं? साथ में होते हैं। उनको 13 स्वर पढ़ाए जाते हैं। लेकिन ये जो हमारे स्वर होते हैं बच्चे, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये अयोगवाह होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? अयोगवाह होते हैं। ना इनको हम स्वर में शामिल करते हैं और ना हम इनको व्यंजन में शामिल करते हैं। बात करते हैं आगे स्वर के भेदों की। अब जो हमारे ये 11 स्वर थे, 11 स्वरों को किस प्रकार बांटा गया है वो पढ़ेंगे। स्वर के भेद, इनमें से भी किसी न किसी को बोलने में ज़्यादा समय, किसी को कम समय, किसी को और भी ज़्यादा समय लग रहा है, तो इनको भी उच्चारण की दृष्टि से ही हमने इनको विभाजित किया है, वर्गीकृत किया है। तो इस प्रकार स्वर के भेद कितने हो गए बच्चे? स्वर के भेद हो गए बच्चे 3। कितने हो गए? 3 भेद हो गए। कौन सा? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो देखिए बच्चे, पहले बात करते हैं ह्रस्व स्वर की। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में, यानी कि जिन जो ये हमारे वर्ण होते हैं, इनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, कम से कम समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं बच्चे? उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं बच्चे? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ए, ई, उ और री। कौन से होते हैं बच्चे? ए, ई, उ और री। ये हमारे 4 स्वर होते हैं। और इनको कौन सा स्वर भी बोला जाता है बच्चे? इनको मूल स्वर भी कहते हैं। एक जो जड़ चेतन होता है, बिल्कुल जड़ होती है, तो इनको कौन से स्वर बोला जाता है? मूल, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले, शुरू वाले जो स्वर होते हैं वो ये होते हैं। आगे बात करते हैं बच्चे दीर्घ स्वर की। अब 4 स्वर हमने ये निकाल दिए, तो बाकी कितने बच गए? हमारे 7 बच गए। वो सातों क्या है? हमारे दीर्घ स्वर हैं। और दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या होगी? जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, यानी कि उनसे ज़्यादा समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चे? दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। इनको क्या कहते हैं बच्चे? इनको कहते हैं हम दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। बच्चे इस बात का ध्यान रखें, जो हमारे ये 3 स्वर होते हैं, आ, ई और उ, ये मूल या मुख्य दीर्घ स्वर होते हैं। मूल या मुख्य दीर्घ स्वर। अगर प्रश्न आए कि मूल दीर्घ स्वर कौन से हैं, तो कौन से हो जाएंगे बच्चे? आ, ई और उ। कौन से हो जाएंगे? आ, ई और उ। तो बात हो गई मूल दीर्घ स्वर कौन से हो गए? 3 हो गए, आ, ई और उ। अब बात करते हैं बच्चे प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना और दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगता है। यानी कि सबसे पहले वाला कौन सा था बच्चे? हमारा ह्रस्व स्वर था, और ह्रस्व स्वर से 3 गुना और हमारे दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगता है। वो कौन से स्वर होते हैं बच्चे? प्लुत स्वर होते हैं। और इसका चिन्ह क्या होता है? इनका चिन्ह ये वाला होता है। बच्चे ध्यान से देखें। आगे है बच्चे, जो हमारा प्लुत स्वर होता है, इसका प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं? इसका प्रयोग कहाँ होता है? किसी को पुकारने में, जो
जोर से गाने में या चिल्लाने में या रोने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे राम, ओम। और ओम को हम कैसे लिखते हैं? ओम को हम ऐसे भी लिखते हैं, ये हमारा ओम भी लिखा जाता है। तो ये हमारा कौन सा हो गया बेटा? प्लुत स्वर हो गए। इस प्रकार हमने स्वरों की संख्या कितनी पढ़ी? 11 स्वर पढ़ी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं, स्वर कुल 11 होते हैं। अब कुल स्वर 11 कौन से होते हैं, एक बार फिर देखेंगे। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। बेटा इनको बोलने में ही थोड़ा सा अलग होना चाहिए। जो हमारी ई और ई, इनको जो बोलने में जो हमारी प्रोनाउंसिएशन निकलती है, उच्चारण निकलता है, उस उच्चारण की दृष्टि से बात करें तो स्वर कितने होते हैं बच्चे? उच्चारण की दृष्टि से हमारे स्वर होते हैं 10। किसको हटा दिया जाता है? री को हटा दिया जाता है, क्योंकि ये किसका स्वर है बच्चे? ये हमारा संस्कृत का स्वर है। किसका स्वर है बच्चे? संस्कृत का स्वर है। अब बात करते हैं स्वरों की मात्राओं के बारे में। बच्चे देखिए यहाँ पे 3% तीन प्रश्न निकले हैं। पहला है स्वर कितने होते हैं। नॉर्मल सी भाषा में पढ़े तो स्वर कितने होते हैं बच्चे? स्वर होते हैं हमारे 11। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। और उच्चारण की दृष्टि से कितने स्वर हो गए बच्चे? उच्चारण की दृष्टि से हमारे स्वर हो गए 10। पहले हमने पढ़े 11 स्वर, कौन से? ये वाले। और उच्चारण की दृष्टि से हमारे स्वर हो गए 10। किसको हटा दिया? री को हटा दिया। अब एक बात और बताती हूँ, री, ये देखिए हम री ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये तो होता है बच्चे हमारा छोटा री। अगर इसी री में और ये 2 बार घुमा दिया जाता है तो ये कौन सा री बन जाता है? बड़ा री बन जाता है। ये हमारा संस्कृत में प्रयोग में आता है। अब बात करते हैं बच्चे स्वरों की मात्राओं के बारे में। बच्चे सिर्फ ए की मात्रा नहीं होती, बाकी जो हमारे 13 स्वर होते हैं, जब बच्चे को शुरुआत में सिखाई जाती हैं, 13 स्वरों में से ए की मात्रा नहीं होती। बाकी हमारे 12 जो स्वर होते हैं, 12 जो अनुस्वार, जो अयोगवाह को भी मिलाकर बनाए गए हैं, उनकी भी मात्राएं हमारी होती हैं। तो देखते हैं हिंदी में स्वरों का प्रयोग कितने प्रकार से किया भाई? 2 प्रकार से किया। एक तो पहला तो दिया इन्होंने अपने मूल रूप में, जो हम पढ़ते हैं ऐसे अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईंख। जो हमारे ये स्वर थे वो अपना मूल रूप था। उनको शुरुआत में जब बच्चे को स्वर सिखाए जाते हैं तो इसी रूप में सिखाया जाता है। ठीक है, बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं तो उसका प्रयोग किस में करने लग जाते हैं? मात्रा के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। और जो मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं तो कैसे प्रयोग होता है? च प्लस आ, चा। प प्लस ई, क्या हो गया? पी। ठीक है, ये हमारी मात्रा के रूप में प्रयोग आ गया। अब बात करते हैं आगे बच्चे मात्राएं। देखिए मैंने यहाँ स्वर भी लिखा है, मात्रा भी है और उसकी शब्द भी लिखा है। तो जो हमारा ए होता है बेटा, इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती, कोई मात्रा नहीं होती। तो ए की हमारी जो है बच्चे कोई मात्रा नहीं होती, तो ऐसे शब्द क्या बनेगा? मन। देखिए मन में ए कहाँ छुपा है? जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो मैं जमा ए। हमेशा याद रखना कि स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं, उन्हें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती, इसीलिए उन्हें स्वर कहा गया है, ध्वनि कहा गया है। आगे जब न को तोड़ेंगे तो न प्लस आ, क्या हो जाएगा? न। तो ये क्या बन गया? मन। क्या बन गया बच्चे? मन। आगे आ की मात्रा यहाँ देखिए, और शब्द क्या बन जाएगा बच्चे? मान। ई की छोटी की मात्रा, और मिल। मिल जो छोटी की मात्रा वो जल्दी बोली जाती है, और बड़ी की मात्रा उसको लंबा खींचा जाता है। बड़ी की मात्रा देखिए, बड़ी ई, मीठा, छोटा ऊ, छोटा ऊ। बच्चे हमारी जो इसके नियम है, मात्राओं के कुछ नियम है, नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं। छोटे ऊ की मात्रा मुकुट, जल्दी बोलेंगे। बड़े ऊ की मात्रा मूंछ। री की मात्रा मृग। ए की मात्रा मेला। आई की मात्रा मेला। इन दोनों शब्दों में अंतर है बेटा। मेला क्या होता है? फेयर होता है जहाँ हम घूमने जाते हैं, और मेला जो होता है वो गंदा होता है, यानी कि मैल से भरा हुआ होता है। ओ की मात्रा मोती। आओ की मात्रा मौन, मौन यानी कि चुप रहना। अंग की मात्रा शंख, ऊपर चली गई। और अह की मात्रा नम और छह। नम और छह। छह क्या होती है? हमारी गिनती का एक नंबर है। आगे पढ़ते हैं मात्राओं के बारे में जो अन्य जानकारियां हैं।
देखिए बच्चे, हमने पढ़ा कि ए की कोई भी मात्रा नहीं होती। ठीक है, ये हमने पूरा पढ़ लिया कि ए की कोई मात्रा नहीं होती। बच्चे ध्यान रखें, दूसरा नियम क्या होगा, उ और ऊ की मात्रा रै व्यंजन के मध्य लगाई जाती है। जैसे रै प्लस छोटा ऊ लिखा है तो ये जो मात्रा होगी ये सीधी जाएगी बच्चे, और रै प्लस बड़े ऊ की मात्रा जो होगी ये गोल घुंडी बनाकर रै के मध्य लगेगी। ठीक है, रुपया और रूप, रुपया और रूप। ध्यान रखें इस बात का, बच्चे सीधी इस मात्रा को घुमा देते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं लगता, लेकिन जो ये मात्रा लगाई जाती है बच्चे, ये बड़े ऊ की मात्रा होती है। ठीक है, और सीधी अगर रै में लगाई जाती है तो ये छोटे ऊ की मात्रा होती है। जो हमारा सलगम होता है, इसके साथ अगर री की मात्रा लगती है तो उसको किस रूप में आ जाता है बेटा, इस वाले श्रमिक का एक वाला ये लाइन हटा देते हैं और नीचे वाली मात्रा लगा देते हैं। तो श्रय के साथ जब री की मात्रा लगती है तो ये वाला जो है, ये वाला साइन जो हमारा जाता है, ये वाली मात्रा ऐसे लगती है। री की मात्रा रै व्यंजन के साथ कभी नहीं लगती, क्योंकि वो पहले ही रै है, और रै भी खुद एक मात्रा के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अयोगवाह के बारे में। अयोगवाह देखिए बच्चे, हिंदी वर्णमाला में स्वरों के साथ अंग और अह को लिखा जाता है, परंतु ये दोनों ध्वनियाँ ना तो बच्चे क्या है, स्वर हैं, और ना ही ये व्यंजन है। जो अंग होता है ये अनुनासिक अनुस्वार होता है, और जो हमारा अह होता है ये विसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इसकी मात्रा क्या होती है, 2 बिंदुओं के रूप में होती है, और अंग की मात्रा जो होती है वो ऊपर बिंदी लगा दी जाती है। बात करते हैं बच्चे अनुस्वार के बारे में। देखिए, अनुस्वार का शाब्दिक क्या अर्थ है बच्चे, अनु प्लस स्वर, अर्थात स्वर के बाद आने वाला, यानी कि स्वर के बाद आने वाला। दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे कि अनुस्वार शब्द के बाद आने वाला व्यंजन है। इस बात पर ध्यान दें, अनुस्वार है लेकिन ये एक व्यंजन के रूप में प्रयोग होगा, क्योंकि इसकी ध्वनि कहाँ से निकलती है, नाक से निकलती है। आगे देखिए, अनुस्वार का जो प्रयोग है उसका साइन ये रहेगा, और जो पंचम वर्ण, अब हमारे पंचम वर्ण 5 वर्गों से लिए गए हैं, और हमारे 5 वर्ग किसके होते हैं, व्यंजन के होते हैं। व्यंजन के वर्ग कौन से हैं बच्चे, क, च, ट, त और पै, ये हमारे 5 वर्ग थे, और इनका जो 5वां वर्ण था वो पंचाक्षर कहलाए, और पंचाक्षर की जो इनकी मात्रा है बच्चे, यही मात्रा हम अनुस्वार के रूप में ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, इन्हीं के स्थान पर ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। उदाहरण देखिए, ये किसका है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन से वर्ग की मात्रा लगी हुई है। देखिए, जो भी वर्ग की मात्रा लगी हुई होगी, इस वर्ण के बाद उसी वर्ग का हमारा जो अक्षर होगा, कोई ना कोई वर्ण हमें साथ में मिलेगा। ये कौन से का है, कै का है, और गै भी कौन से वर्ग का पार्ट है, कौन से वर्ग का वर्ण है, कै वर्ग का है। तो ये कौन से वर्ग से मात्रा आई, हमारी कै वर्ग से आई। चंचल, अब ये वाला अये जो बोलते हैं, अये कौन से में आता है, च वाली लाइन में आता है, च, छ, ज, झ, य। और चंचल जब इसको मात्रा के रूप में प्रयोग किया गया तो इसके बाद देखिए हमारा च वर्ण आया हुआ है। गंदा, तय वर्ग से है बच्चे, त, थ, द, ध, न आया है, न की मात्रा प्रयोग की गई है, और हमारा जो तय वर्ग का तीसरा अक्षर है त, थ, द, तीसरा वर्ण जो है इसमें प्रयोग में लाया गया है। बच्चे बात करते हैं आगे अनुनासिक के बारे में। अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु, क्या होता है बच्चे, ये हमारा चंद्र बिंदु होता है। क्या होता है, चंद्र बिंदु। इसके बारे में कुछ मुख्य बातें हैं, पढ़ेंगे आगे। जिस प्रकार अनुनासिक की परिभाषा हमें क्या बताती है कि जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है, लेकिन हमारे जो अनुस्वार का उच्चारण था वो कहाँ से होता है, सिर्फ नाक से होता है। ठीक है, इसकी ध्वनि कहाँ से निकलती है, नाक से, लेकिन अनुनासिक की ध्वनि कहाँ से, मुख और नाक दोनों से निकलती है। उसको क्या कहा गया है, अनुनासिक कहा गया है बच्चे। क्या बोला गया है उसको, अनुनासिक कहा गया है। क्या करते हैं, इन्हीं स्वरों को लिखते वक्त इनके ऊपर अनुनासिक के चिन्ह चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे रस्सियाँ, टांग, चांद,
5 आदि। देखिए बच्चे, मुंह से भी हवा निकल रही है और नाक से भी इसकी ध्वनि निकल रही है। यह देखिए बच्चे, यह ध्वनि वास्तव में स्वरों का गुण होती है। किसका गुण होती है? स्वरों का। यानी कि जो ये मात्रा लगेगा, चंद्र बिंदु लगेगा, ये किसके ऊपर लगेगा? अ, आ, उ और उ या री वाले स्वरों के साथ लगता है। क्यों लगता है बच्चे? क्योंकि जो हमारे बाकी बच गए, ई और ई, और क्या बचा? उ हो गया, ए, आई, ओ और औ और अंग, ये जो बच गए बच्चे, इनकी तो मात्रा पहले ही सिरोरेखा के ऊपर होती है। जो हम ये वाली लाइन लगाते हैं, ये शब्दों के ऊपर जो लाइन, जो शब्द, कोई भी शब्द लिखते हैं, जैसे हमने लिखा यह, अब यह को हम ऐसे ही नहीं छोड़ते, और जो ये वाली लाइन लगाते हैं बच्चे, ये लाइन क्या कहलाती है? हमारी सिरोरेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? सिरोरेखा कहलाती है। तो अनुनासिक का प्रयोग उन्हीं शब्दों के ऊपर किया जाता है जो सिरोरेखा के ऊपर, जिनकी कोई मात्रा नहीं आती। जो सिरोरेखा के ऊपर जिनकी कोई मात्रा नहीं आती, उन्हीं में हम किसका प्रयोग करते हैं? चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मुख्य बातें जो अनुनासिक के बारे में। देखिए, अनुनासिक जो है एक स्वर है। ठीक है, बिल्कुल। क्यों? जबकि अनुस्वार मूलतः व्यंजन है। मूलतः यानी कि मूल से, अपने जन्म से व्यंजन है। कैसे है भाई? जब हमने क वर्ग, प, क, च, ट, त और प वर्ग के 5वें वर्ण का प्रयोग मात्रा के रूप में किया था। एक मात्रा के रूप में नहीं भाई, अनुस्वार के रूप में किया था, तो वहां पे व्यंजन की ध्वनि निकल रही थी। तो हमारा अनुस्वार क्या हो गया बच्चे? व्यंजन हो गया। और अनुनासिक क्या हो गया? स्वर हो गया। और इनके प्रयोग के कारण शब्दों के अर्थ में बच्चे बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है। अगर अनुनासिक हम उसके चंद्र बिंदु प्रयोग कर रहे हैं और अनुस्वार प्रयोग कर रहे हैं तो फर्क आएगा। देखिए, हंस और हंस, हंस, अगर हंस, हंस है ये एक पक्षी है, और हंस है ये एक हंसने की प्रक्रिया है। सिर्फ दिखने में दोनों शब्द, वर्णों का भी सेम प्रयोग हुआ है, लेकिन चंद्र बिंदु और बिंदु का फर्क है बस। अंगना, सुंदर अंगों वाली एक स्त्री होती है, और ये वाला जो अंगना होता है, ये आंगन जो हम बोलते हैं, अपने घर के बाहर जो बरामदा होता है, उसको बोला जाता है। बच्चे आगे बात करते हैं, चंद्र बिंदु को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, बल्कि जबकि अनुस्वार को वर्ण में। अब क्या करते हैं, इस अंगना के स्थान पर हम आधा न का प्रयोग कर ले हैं, आधा मैं का भी प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, न की जगह चाहिए ये वाला यह भी प्रयोग कर रहे थे, चंचल में देखा था हमने पीछे अभी। तो चंद्र बिंदु को किसी रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि अनुस्वार को वर्ण में बदला जा सकता है। आगे है बच्चे, अनुनासिक का प्रयोग केवल उन शब्दों में ही किया जा सकता है जिनकी सिरोरेखा के ऊपर मात्रा न लगी हो। जिनकी सिरोरेखा से ऊपर मात्रा क्या ना लगी हो बच्चे? मात्रा ना लगी हो। ठीक है, यहाँ पे ये बात हमने पढ़ी थी कि सिरोरेखा, इन वर्णों के जो हमारे ये स्वर होते हैं, इनके ऊपर तो अपने आप ही मात्रा आती है, तो इनके ऊपर हम किसका प्रयोग नहीं करते? अनुनासिक का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, इससे आगे की जारी जो जानकारी, जो भी वर्ण या स्वर के बारे में बची है, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।